बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और ये आपके सामने मैंने बहुत ही डिटेल से इसको लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम। एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर है ये इसकी बैकबोन है इस क्वेश्चन की। तो आपने बहुत ही अच्छे से एहतियात से समझना है। ये सारा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज टेस्टिकल, ठीक है। तो ये मेल जो है, ये रिप्रोडक्टिव जो पोर्शन है, वेरी बेसिक पोर्शन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जिनको हम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिकल, ठीक है। ये जो टेस्टिकल है ये एक थैली के अंदर जो है ये लिपटे होते हैं, ठीक है। ये एक थैली है, इस थैली को हम कहते हैं स्क्रोटम। इस थैली को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? दिस इज अ सैक अराउंड टेस्टिकल, ठीक है। दिस इज टेस्टिकल, और टेस्टिकल के अराउंड में ये एक थैली है, सैक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम, ठीक है। अच्छा जी, टेस्टिकल क्या है? ये मेल गोनेट्स हैं, ठीक है। गोनेट्स जो हैं वो फीमेल में भी होते हैं और मेल्स में भी होते हैं। फीमेल्स के अंदर जो होती हैं वो ओवरीज होती हैं, लेकिन मेल के अंदर ये क्या है? ये टेस्टिकल्स। अच्छा जी, इन टेस्टिकल्स के अंदर जो है ये सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपके सामने, ठीक है। अब सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या है? ये आपके सामने आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं नीचे। तो ये वाली जो है सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इनका स्ट्रक्चर मैं पहले दिखा दूँ आपको। अच्छा जी बेटा जी, ये रही सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये इनके अंदर एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक है, जो इसकी सरफेस बनाने वाले सेल्स होते हैं, तो इनको जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो इन जर्म सेल्स के दरमियान में कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम है? इन्होंने प्रोडक्शन करवानी है किस चीज़ की? टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाएंगे। एक तो ये इनका फंक्शन है इंटरस्टिशियल सेल्स का, और दूसरा इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इंटरस्टिशियल सेल्स के यहाँ दो काम बताए मैंने आपको, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इनके चेहरे के ऊपर बालों का आ जाना, आवाज़ के अंदर बारीपन आ जाना, ये जितने भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, और अगर हम इन जर्मिनल एपिथेलियम को मज़ीद डिटेल से देखें तो इनके अंदर हमें स्पेशल किस्म के सेल्स नज़र आते हैं। इन सेल्स को हम सर्टोली सेल्स का नाम देते हैं। ये वाले जो हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? प्रोड्यूस फ्लूइड फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। ये एक ख़ास किस्म का फ्लूइड बनाएंगे। ये फ्लूइड क्या करेगा? एक तो प्रोटेक्शन करेगा और दूसरा नरिश करेगा, यानी खाना पीना प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा किस चीज़ को? स्पर्म को। तो ये टेस्टिकल के इनर साइड का एनवायरनमेंट है कि इसके अंदर जो है सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरह, इनके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं फिर, ठीक है। यहाँ से एक ट्यूब्यूल्स जो है, कुछ ट्यूब्यूल्स निकाल के मैंने आपके सामने रखी हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम्स, ठीक है। इन जर्मिनल एपिथेलियम्स के बिटवीन में, दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और इन्हीं के अंदर ख़ास किस्म के एक और भी सेल्स होते हैं जिनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। इनके दो काम मैंने बताया आपको, प्रोड्यूस फ्लूइड फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब टेस्टिकल से बाहर निकल के आगे वाला देखते हैं किस तरह का। ये इंटरेस्टिंग है लेक्चर, इसको अच्छे से सुनिएगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें, ये आपके सामने टेस्टिकल से एक बाहर जो है कन्वोल्यूटेड सी नाली निकल रही है, ठीक है। इस नाली का नाम है एपिडाइडमास। एपिडाइडमास। एपिडाइडमास क्या है? कह रहा है कि हाईली कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्पर्म डक्ट, ठीक है।
कन्वोल्यूटेड कहते हैं जो थोड़ा घूम घुमा के आ रहा हो, इसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे एपिडिडाइमस आगे की तरफ एक नाली जो है जा रही है, फिर ये बल्क आ रही है थोड़ी सी इलोंगेटेड। अब इस नाली को मैं कहता हूँ स्पर्म डक्ट, ठीक है। अब ये जो एपिडिडाइमस है, इसने क्या करना है, एक्चुअली स्पर्म्स को अपने अंदर स्टोर करना है, डिपॉजिट करना है और फिर आगे डिलीवर करवा देना है स्पर्म डक्ट की तरफ। इस स्पर्म डक्ट का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस। तो ये नाली किस लिए यूज होती है, कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा, क्योंकि इसने यहाँ से स्पर्म को उठाना है और अगले पोर्शन की तरफ डिलीवर करना है। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम आगे चलें, इससे थोड़ा सा आगे चलें तो ये एक आपको वेदिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वेदिकल, इसके अंदर जो है इसकी स्पेसिफिक सिक्रेशन होती है, इसको हम नाम देते हैं सेमिनल वेदिकल, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, फ्लूइड प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, फ्लूइड होता है इसके अंदर, कंटेनिंग फ्रक्टोज अमाइनो एसिड्स। अब ये जो फ्रक्टोज है ये स्पर्म की खुराक है, ये उसके लिए न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अमाइनो एसिड ये स्पर्म्स को एक्चुअली क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, इससे थोड़ा आगे चलें तो ये वाला जो वेदिकल के बाद वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द एजैकुलेशन जो है स्पर्म्स को बाहर रिलीज़ करवाती है, ये पीछे से स्पर्म आ रहे हैं और इधर से ये साथ में वेदिकल मिल जाते हैं। स्पर्म को उसका खाना पीना भी मिल गया और साथ में इसको जो है वो लुब्रिकेंट मीडियम भी समवट मिल जाता है यहाँ से, और एजैकुलेटरी डक्ट से इसको गुजरना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ से आगे देखें तो यहाँ साथ में यूरिनरी ब्लैडर भी ऐड हो रहा होता है, और यहाँ पे एक आपको और एक ग्लैंड नज़र आ रहा है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इस स्पेसिफिक ग्लैंड को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा जी, प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या काम करना है, कंट्रोल यूरिनेशन। एक तो ये यूरिनेशन को कंट्रोल करेगा, जब स्पर्म्स गुजर रहे होंगे तो ये यूरिनेशन को कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा फ्लूइड, इसमें एक स्पेसिफिक किस्म का फ्लूइड है जो क्या करता है, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। एक तो ये जो पीछे स्पर्म्स आ रहे होंगे उनको नरिश करेगा, उनको खाना पीना प्रोवाइड करेगा, और दूसरा उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड का काम। अच्छा जी, उसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे आए तो हमें एक और ग्लैंड नज़र आ रहा है, ठीक है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं बल्बो यूरिथेरियल ग्लैंड। बल्बो यूरिथेरियल ग्लैंड, इस ग्लैंड का क्या काम है, कह रहा है कि ये अल्कलाइन सिक्रेशन, ये अल्कलाइन सिक्रेशन है, न्यूट्रलाइजेशन, लुब्रिकेशन। एक तो ये न्यूट्रलाइज करेगा इस डक्ट को, क्योंकि समवट अगर यहाँ से यूरन गुजर चुका है, ठीक है, यूरिन के अंदर जो है समवट डिफरेंट अदर्स भी केमिकल्स होते हैं, वेस्ट होता है, और समवट वो इस मीडियम को वो क्या करता है, एसिडिक करवा देता है। तो जब यहाँ से अल्कलाइन सिक्रेशन गुजरती हैं तो वो अल्कलाइन सिक्रेशन जो है वो पहले एसिड गुजरा था, बाद में ये अल्कलाइन, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। एक्चुअली जो अगर यहाँ से एसिडिक मीडियम रह जाए तो वैसे ही यहाँ से स्पर्म गुजरेंगे तो स्पर्म डैमेज हो जाएंगे। अच्छा जी, ये न्यूट्रलाइजेशन होगी और ये लुब्रिकेशन के तौर पे भी एक्ट करता है। स्पर्म्स जैसे जैसे गुजरेंगे उनके उनसे पहले ही इस सारे पाथ को वो लुब्रिकेंट कर देगा, ताकि स्पर्म के गुजरने का जो रास्ता है वो ज़्यादा आसान हो जाए। अच्छा जी, यहाँ से ज़रा अब हम नीचे उतरें तो ये वाली जो नाली है इसको मैं नाम देता हूँ यूरिथेरा। इसका नाम क्या है, यूरिथेरा। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल के अंदर ओनली सिंगल ओपनिंग दैट play both role, releasing of sperm and urination। मेल्स के अंदर जो है कह रहा है कि स्पर्म के गुजरने के लिए और यूरिन के लिए ओनली अ सिंगल ओपनिंग दैट इज़ नोन एज यूरिथ्रा। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये डिफरेंट है केस, वो भी अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो यूरिथ्रा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म, एक काम, और दूसरा यूरिनेशन। तो ये डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म एंड यूरिनेशन, इसलिए इसको यूरोजेनिटल ट्रैक भी कहा जाता है। मेल्स के अंदर यूरिनेशन के लिए, जेनिटल मीन स्पर्म्स के गुजरने के लिए। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें तो आपको इस यूरिथेरा के ऊपर स्पॉन्जी टिश्यू का जो है एक मोटा सा जो है वो एक स्पॉन्जी टिश्यूज़ का जो है वो क्लॉट से नज़र आ रहे हैं, जिसको हम पीनस का नाम देते हैं।
तो ये क्या करवाता है, ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल, ठीक है। तो ये कपुलेटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है। जब स्पर्म सारे प्रोसेस से गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुँच गए तो इसने इनको फीमेल्स की बॉडी के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा जी, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड की रगें होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी जो है खून की रगें होती हैं। तो जैसे ही इन रगों के अंदर जो है वो ब्लड चलना शुरू हो जाता है, जब यहाँ ब्लड फ्लो करता है तो इसमें अरेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल अरेक्ट हो जाता है जस्ट लाइक अ बोन। तो कुछ लोगों का जो है इसके अंदर ये बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, ये ब्लड प्रॉपर नहीं जाता जिस वजह से ये इरेक्शन नहीं होती। तो वो फिर बहुत सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट हैं वो करवाए जा सकते हैं। अच्छा जी, ये पीनस, ठीक है, पीनस के बिल्कुल फ्रंट पे अगर आप देखें तो एक फूला हुआ पोर्शन है जिसको हम नाम देते हैं ग्लास पीनस, ठीक है। तो ग्लास पीनस क्या है, कह रहा है कि राउंड पार्ट एट द एंड ऑफ पीनस, ठीक है, राउंड पार्ट एट द एंड ऑफ पीनस इज नोन एज ग्लास पीनस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर था, अकेली अकेली चीज़ जो थी, अकेला अकेला ग्लैंड का एक्ट काम सब कुछ है इधर। तो थोड़ा सा अगर हम अब बात कर लें सीमन की, कि एक्चुअली जो है सीमन क्या चीज़ है। सीमन जो है एक्चुअली ये फ्लूइड है, क्योंकि ये जैसे ये गुजरेगा यहाँ से कुछ फ्लूइड ऐड हुआ, कुछ यहाँ से फ्लूइड ऐड हुआ, कुछ यहाँ से फ्लूइड ऐड हुआ, हम इस फ्लूइड को कहते हैं सीमन। ये इसके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें स्पर्म के लिए, और स्पर्म को ये एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है जिसमें ये इफेक्टिवली जो है गुजर सकता है। अच्छा जी, सीमन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फ्लूइड जो है उसको हम क्या कहते हैं, सीमन। सीमन की कंपोजिशन क्या है, इसमें आपको स्पर्म मिलते हैं 2 to 5%, ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और सेमिनल वेदिकल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है ये कितना होता है, ये ज़्यादा होता है सबसे, 60 to 75%, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसमें 25 to 30%, ठीक है। और कॉपस ग्लैंड जो है ये बल्बो यूरिथेरियल ग्लैंड का दूसरा नाम है, ये कॉपस ग्लैंड, ये होता है हमारे पास 1 to 5%, ठीक है। अच्छा जी, ये सीमन और सीमन की कंपोजिशन आ गई। उसके बाद जो है अगर हम देखें इसमें गमीटोजेनेसिस जो है, गमीटोजेनेसिस क्या है, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि मेल है ना, मेल गमीट्स बनने हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स किस तरह होती है। तो हमारे पास जो जर्मिनल एपिथेलियल चीज, ये वाली जर्मिनल एपिथेलियल, ये वाली, इसमें कह रहा है कि रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स, इसमें क्या होती है, रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल्स की डिवीजन से सेल का जो साइज है वो साइज बढ़ जाता है सेल्स का। कह रहा है कि दैट डिफ्रेंशिएट इनटू, वो फिर किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है, इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होती है मियोसिस 1, मियोसिस 1 से फिर बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फिर होती है मियोसिस 2, क्योंकि आपने मियोसिस पढ़ी है, मियोसिस दो तरह की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस, और मियोसिस 2 के बाद बनते हैं आपके पास स्पर्माटिड्स। स्पर्माटिड जो हैं ये आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो स्पर्माटिड जो है उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू स्पर्म, स्पर्म बन जाते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, सेरोटोली सेल्स जो हैं ये इसको एक किस्म का यहाँ पे फूड प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इसमें डिफ्रेंशिएशन होती है। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाता है, इसको टेल भी मिल जाती है। एक्चुअली स्पर्माटिड जो है ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, अभी इसको टेल नहीं मिली, जब ये डिफ्रेंशिएट होगा स्पर्म बन जाएगा तो इसको प्रॉपर टेल भी मिल जाएगी। अब ये प्रॉपर स्पर्म के अंदर जो है ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है, अब ये स्पर्म है, स्पर्म बन चुका है। तो यहाँ एक चीज़ और मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ, ये जो आपने स्क्रोटम पढ़ा है, कह रहा है कि ये आउटसाइड द बॉडी हैंग कर रहे होते हैं, ये पेयर होता है। तो इनके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस।
बॉडी टेम्परेचर से ये टेम्परेचर कम रखा जाता है। इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि स्पर्म्स जो हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, वो 37 डिग्री सेल्सियस इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इनके डीनेचर होने का जो है वो ख़दशा होता है। लिहाजा नेचर ने क्या किया, इनको इस थैली के अंदर हैंग करके बॉडी से बाहर ही लटका दिया है। इनके अंदर जो है वो टेम्परेचर आपने आपसे कहीं पूछगिछ हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो कोर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं जी, ये बेटा जी आज का हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी देखते हैं इंशाल्लाह हम।